एनआईए ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में कुल 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाती हुई नजर आई। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई पाकिस्तान के ऑपरेटिव जसवीर चौधरी और उसके भारतीय सहयोगियों से जुड़े हुए मामले में की जा रही है। जांच में ये बात भी सामने आया है कि आरोपियों ने भारत पाकिस्तान सीमा के जरिए ड्रोन की मदद से हथियार, गोला बारूद और आईईडी बड़ी खेप इसकी हासिल की थी। एजेंसियों के मुताबिक इस खेप का इस्तेमाल पंजाब, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में विस्फोट करने की साजिश के लिए किया जाना था, जिससे जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। एनआईए ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के 5, राजस्थान के 2, बिहार के 2 और महाराष्ट्र के 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है और तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत जुटाए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शंकर आनंद। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा आज 4 राज्यों के 12 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल ये पाकिस्तान से समर्थित कई ऐसे आतंकी गुट जो भारत के अंदर में एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हुए हैं और लगातार वो अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस मामले में जो पाक में बैठा हुआ जसवीर चौधरी जो है वो लगातार ऐसे तरीके इजाद कर रहा है जिसके माध्यम से कि भारत के अंदर में बड़े बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए जो नए नए लड़कों को किस तरह से भर्ती करना है और किस तरह से एक बड़े साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसके लिए अलग अलग तरीके से वो कोशिश कर रहा है कि भारत के अंदर में एक आतंकी गुट तैयार किया जाए और खास तौर पर जो ड्रोन के माध्यम से किस तरह से हथियारों को पहुंचाना है, इसके साथ साथ ड्रोन से जुड़ा हुआ जो एक नेटवर्क है, इसके बारे में भी जांच एजेंसी एनआईए को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। आज सर्च ऑपरेशन की बात करें तो महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन के दौरान में एनआईए को काफी महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं और खासतौर पर जो डिजिटल एविडेंस जो है काफी बड़े मात्रा में उसको जब्त किया गया है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं आने वाले दिनों में इस मामले पर कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल देव के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और बड़ी खबर इस वक्त तो गोपालगंज से आ रही है, जहां मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर दर्ज आर्म्स एक्ट के केस को सरकार ने सीआईडी को सौंप दिया है। पुलिस सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक गोपालगंज पुलिस ने बिहार सीआईडी को केस ट्रांसफर कर दिया है। अब केस का नए सिरे से अनुसंधान सीआईडी करने वाली है। दूसरी तरफ गोपालगंज की एमपी एमएलए कोर्ट में 30 मई को अग्रिम जमानत के बिंदु पर सुनवाई होनी है। आपको बताते चलें कि मीरगंज थाना के सिमराव गांव में बीते 2-3 मई को अनंत सिंह गुंजन सिंह के यहां जनेऊ कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां समर्थकों का हथियार प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ। मीरगंज पुलिस ने इसी मामले में विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह समेत 9 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी। वहीं इसी मामले में गोपालगंज पुलिस ने हथियारों की बैलिस्टिक जांच के लिए विधायक को 15 मई तक उपस्थित होकर हथियारों की जांच कराने के लिए नोटिस दिया हुआ था, जिसमें विधायक और उनके समर्थक हथियार और उसके लाइसेंस के साथ उपस्थित हुए ही नहीं और जिसके बाद पुलिस ने 2 नए धाराओं को एफआईआर में जोड़ने के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी थी। दोनों धाराओं को लेकर न्यायालय में सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लिया और केस को सीआईडी को सौंप दिया गया है। गोपालगंज से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। जेडीयू विधायक अनंत सिंह पर गोपालगंज में दर्ज आर्म्स एक्ट के केस को सरकार ने सीआईडी को सौंप दिया है। पुलिस सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार गोपालगंज पुलिस ने इस केस को सीआईडी को सौंप दिया है। सीआईडी अब नए सिरे से इस केस की जांच करेगी। बता दें कि मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह पर गोपालगंज के मीरगंज थाने में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज था। 2 और 3 मई को अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मीरगंज थाने के सिमराव गांव में एक जनेऊ कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर हथियारों के प्रदर्शन का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद गोपालगंज पुलिस ने इस मामले में मीरगंज थाने में अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह समेत 9 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया था और 15
मई तक गोपालगंज पुलिस ने एक नोटिस जारी करते हुए हथियारों की बैलिस्टिक जांच कराने के लिए अल्टीमेटम दिया था। गोपालगंज की एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई भी चल रही है और हाल ही में गोपालगंज पुलिस ने इस केस में नई 2 धाराओं को जोड़ने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें ये सामने आई है कि सरकार ने इस केस को सीआईडी को सौंप दिया है। सीआईडी अब इस केस की नए सिरे से जांच करेगी और कार्रवाई करेगी। फिलहाल गोपालगंज पुलिस ने भी इस केस को सीआईडी को सौंप दिया है। हालांकि गोपालगंज की एमपी एमएलए कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर कल यानी कि 30 मई को अग्रिम जमानत के बिंदु पर सुनवाई भी होनी है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और इस बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है। ठेकेदार ऋषु श्री की गिरफ्तारी के बाद एसवीयू की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। जांच से जुड़े हुए सबूत लेकर विदेश भागने की फिराक में था ऋषु श्री। एसवीयू सूत्रों के मुताबिक सिंगापुर भागने की पूरी तैयारी कर चुका था ऋषु। प्लानिंग सफल होने से पहले एसवीयू की टीम ने उसे धर दबोचा। पूछताछ में ऋषु श्री ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। अब जेल की सलाखों के पीछे ऋषु श्री की मौजूदगी है। एसवीयू कार्यालय से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। ठेकों को अपने इशारों पर नचाने वाला ऋषु श्री जो है अब सलाखों के पीछे दिन गुजार रहा है। हालांकि एसवीयू के जो जांच हुई, जो पूछताछ ऋषु श्री से एसवीयू की टीम ने की सख्ती से, उसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली जो खबर सामने आई है वो खबर ये है कि ऋषु श्री जो है वो सबूतों के साथ विदेश भागने के फिराक में था। हालांकि इससे पहले ही इस बात की भनक जो है वो एसवीयू को लग गई और एसवीयू के जो एडीजी हैं पंकज दराद, उन्होंने एक टीम का गठन किया और यह टीम जो है वो ऋषु श्री के ठिकाने पर बुधवार को छापेमारी की और छापेमारी के बाद ऋषु श्री को जो है गिरफ्तार किया गया। कल कोर्ट में पेश कर केस देर शाम जो है बेउर जेल डिप्यूट कर दिया गया है, यानी कि न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। और इस बीच जो है जो जानकारी आई है एसवीयू से वो ये है कि सबूतों के साथ विदेश भागने के फिराक में था ऋषु श्री। बता देते ये चले कि सरकारी टेंडरों के कमीशन के बल पर हेराफेरी करने के मामले में विशेष निगरानी इकाई ने बड़ी कार्रवाई की और ऋषु श्री को गिरफ्तार किया। ऋषु श्री उर्फ ऋषु रंजन सिन्हा को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और बताते ये भी चले कि ऋषु श्री जो है वो रिलायबल इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है। कई आईएएस अफसरों से ऋषु श्री के नजदीकी जो है वो सामने आई है। ईडी ने भी जब जांच की थी तो उस दौरान भी ये बातें सामने आई थी। ईडी के रिपोर्ट पे ही एसवीयू में मामला दर्ज किया गया था और फिर इसे जो है बुधवार को गिरफ्तार किया गया। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली बड़ी खबर पटना से ही आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली से वापस लौट चुके हैं और जैसे ही वो वापस हुए पटना सीधे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे। तकरीबन 15 मिनट तक दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत हुई है। सीएम सम्राट चौधरी ने दिल्ली दौरे की संभवतः जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे और दिल्ली से लौटते ही पूर्व सीएम से मुलाकात होती है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की और करीब 15 मिनट तक दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत का दौर जो है वो चलता हुआ नजर आया। संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, बातचीत के पीछे की असल वजह समझ में आ रही है? जी, अभी तुरंत सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। दिल्ली में कई लोगों से मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर बात हुई और उन तमाम बातों की जानकारी साझा करने के लिए वो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पहुंचे थे। करीब 15 मिनट तक उनसे बातें हुई और आगामी जो एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं उस बाबत भी बातें हुई। तो कई बातें हैं जिन बातों की जानकारी साझा की है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। और बड़ी बात है कि अचानक दिल्ली से पहुंचते हैं और आवास न जाकर सीधे नीतीश कुमार के पास पहुंचे, तो एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि सरकार को के साथ समन्वय के साथ चले। और पूर्व मुख्यमंत्री का जो अनुभव है वो अनुभव लगातार राज्य सरकार को और जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को है उनको मिलता रहे, जिससे कि सरकार चलाने में और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में कहीं कोई परेशानी ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस जानकारी के लिए। वहीं इससे पहले दिल्ली में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी राष्ट्रपति से और उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर की और लिखा, आज राष्ट्रपति भवन में देश के राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है। इस अवसर पर उनका सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसकी तस्वीरें भी उनकी तरफ से साझा की गई, जिसे आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और अब रुख करते हैं बिहार विधान परिषद से चुनाव होने वाले हैं और उससे लेकर जुड़ी खबर की तरफ। तो बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी इस वक्त बेहद तेज है। 1 जून से लेकर 8 जून तक नामांकन होना है, जबकि 18 जून को इस पर मतदान कराया जाएगा और परिणाम भी 18 जून को ही आएंगे। परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होना है। 1 सीट जीतने के लिए 25 विधायकों के वोट की जरूरत होती है। मौजूदा संख्या बल के मुताबिक सत्ता पक्ष यानी एनडीए के पास 202 विधायक हैं, जबकि महागठबंधन के पास 41 विधायक। ऐसे में 9 सीटों में से 8 सीटों पर एनडीए की जीत तय मानी जा रही है, जबकि 1 सीट विपक्ष के खाते में जा सकती है। वहीं उपचुनाव वाली सीट पर जीत के लिए 122 वोट चाहिए, जहां एनडीए मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। द्विवार्षिक उपचुनाव और उपचुनाव में पूर्व का जो अनुभव है कि तेजस्वी यादव के लिए सीट महत्वपूर्ण नहीं होता, पद महत्वपूर्ण होता है। उनकी पार्टी ने अब मुस्लिम होने के नाते दंडित करने की बात कही, आलोचना किया फैसल रहमान का, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ कार्रवाई करने का। चूंकि 1 की संख्या घटेगी तो विपक्ष के नेता का पद चला जाएगा। देखिए, बिहार की जनता ने एनडीए को जिस तरह का जनादेश दिया है, उस जनादेश के आलोक में जो हमारी संख्या है, उस संख्या के आधार पर हम सभी सीट जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कोई विपक्ष के लोग अगर अंतरात्मा की आवाज़ से कोई हमारे साथ आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि हम विपक्ष का साथ लें। एमएलसी के चुनाव में 1 सीट आरजेडी के हिस्से आता है, वो हम लेंगे, और चुनाव की नौबत आई तो हमारी पार्टी का 1 एमएलसी होगा। जो लोग जेडीयू और सत्ताधारी दल के लोग कह रहे हैं, स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, राज्यसभा चुनाव का उदाहरण दे रहे हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये बात भी पता होना चाहिए। बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां मंझौलिया में पुलिस ने प्रतिबंधित मांस बिक्री के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मोहद्दीपुर के पास फैयाज आलम अंसारी के बथान पर गौकशी की शिकायत मिली थी और सूचना के आधार पर एसडीपीओ अजीत कुमार के नेतृत्व में हुई छापेमारी के दौरान पुलिस ने काले रंग की गाय का प्रतिबंधित मांस विभिन्न टुकड़ों में बरामद किया। बरामद मांस को एफएसएल की टीम और पशु चिकित्सक की मौजूदगी में जब्त किया गया। मौके से 3 पुरुष और 1 महिला की गिरफ्तारी भी की गई। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद मिराज आलम, नसीमा खातून, मुबारक अंसारी और फयाज आलम अंसारी शामिल हैं। भीषण गर्मी से झुलस रहे उत्तर भारत के लिए अब आसमान से राहत की खबर आई है। बंगाल की खाड़ी से सक्रिय हुआ मौसम सिस्टम ने देश के बड़े हिस्से का मिजाज इस वक्त बदल दिया है। बिहार में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर समेत 17 जिलों में राहत की बारिश की, तो कई जगहों पर आफत की आंधी ने लोगों को परेशान कर दिया। ठनका गिरने से बिहार में कई जगहों पर लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से अलर्ट जारी किए गए हैं। अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य के तापमान में गिरावट ऐसे ही बनी रहेगी। और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर उन जिलों की तस्वीरें जिसमें पटना से लेकर छपरा, दानापुर, गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, आरा, बक्सर, सीवान, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा और सासाराम में जबरदस्त बारिश, आंधी और गर्मी से लोगों को राहत, तो आंधी तूफान से लोगों की परेशानी बढ़ती हुई भी नजर आई। तो देखिए, कहीं ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने के बाद इलाके में लोग डरे सहमे नजर आए। कई लोगों ने इसी आंधी पानी के बीच अपनी जान भी गंवा दी और कहीं जल जमाव से लोगों को 2-4 होना पड़ा, तो गर्मी से लोगों को बड़ी राहत भी हासिल हुई। खबर मोतिहारी से, जहां भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिला, जिससे नगर निगम और जिला प्रशासन की तैयारी एक बार फिर से
सवालों के दायरे में आ गई। न्यूज 18 पर खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ। नगर आयुक्त, डिप्टी मेयर समेत कर्मचारियों की टीम जल निकासी के लिए सड़कों पर उतरी हुई दिखी। जेसीबी मशीनों से नालों की सफाई कराई जा रही है ताकि पानी की निकासी तेजी से हो सके। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुई है, लेकिन निगम की टीम जो है सुबह से ही 6 बजे से ही जो कार्यरत है और लगातार कार्य करे, जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे। जहाँ जहाँ भी जल जमाव की समस्या है, ओपन नाला होने की वजह से जो है उसमें छनाई की आवश्यकता होती है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। और पानी जो है हमको लगता है निकल गया, ऑलमोस्ट हर जगह से निकल गया। कुछ भारी बारिश हुई है, पानी की गंगा बह रही है। सही बात है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। भारी बारिश हुई है, नाला सफाई करने का हमारा अभियान चल रहा है। लोगों को थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है। जो लोग नाला के ऊपर घर, दुकान ये सब बनाए हुए हैं, नाला में सामान फेंक रहे हैं, उनको थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। भारी बारिश हुई है, हम लोग काम में लगे हुए हैं, बहुत जल्द सारा पानी निकल जाएगा। मॉनसून की तैयारियों में नगर विकास विभाग लगातार जुटा हुआ है और विभाग की तरफ से मशीन होल से लेकर ड्रेनेज सिस्टम और सम्प हाउस की समीक्षा भी जारी है। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा के माने तो विभाग की पूरी कोशिश है कि इस बार जल जमाव की समस्या उत्पन्न ना हो। इसे लेकर 1 जून से बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिए जाएंगे। साथ ही अधिकारियों को टास्क दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाना है और सभी को जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। वहीं उन्होंने साफ कहा कि लापरवाह कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। मानसून को लेकर नगर विकास विभाग लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है, यानी किस प्रकार की तैयारी है, सम्प हाउस की क्या स्थिति है, ड्रेनेज सिस्टम में कैसे बदलाव किया जाए, ये तमाम चीजों पर लगातार समीक्षा हो रही है। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा हमारे साथ हैं, जो 1 जून को फिर से महत्वपूर्ण बैठक बुलाए हैं। जरा बातचीत करेंगे। चूंकि मानसून पूर्व देखा जा रहा है कि कई जगह जो है जल जमाव की समस्या शुरू हो गई है और लोग जो है अभी से ही डरे सहमे हैं। इस बार चूंकि आपका कार्यकाल है और आपने समीक्षा बैठक भी की है, किस प्रकार की व्यवस्था होगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी का ये स्पष्ट निर्देश है विभाग को कि विभाग को जितनी भी तैयारियां करनी है, मतलब मानसून से पूर्व की तैयारियां, उसको टाइमली हम कर लें। तो 2 स्ट्रैटेजी पे हम काम कर रहे हैं। एक तो जैसे आप स्वयं सहमत होंगे कि बुडको के द्वारा बहुत सारे कंस्ट्रक्शन काम किए जा रहे हैं, जो कहीं बहुत जगह अधूरे लोग को दिखते हैं और लोग को असुविधा होती है। तो एक उनको निर्देश हम लोगों ने दिया था कि 31 मई तक वैसे सारे स्कीम्स को आप क्लोज करें, एक मिशन मोड में चला के, कि जिनको कंप्लीट होना हो ताकि वो कंप्लीट हो, आम जन को असुविधा ना हो। जो प्रोजेक्ट में भी समय लगना है तो वो नहीं, लेकिन उसकी भी बैरिकेडिंग करनी है कि कोई दुर्घटना ना हो, वो एक है। दूसरा जो पटना का संदर्भ है, तो नगर निगम भी लगातार तैयारी कर रहा है और पटना के जो नगर आयुक्त हैं और उनकी पूरी टीम, जैसे आज भी सुबह से जो मौसम जैसा रहा, तो लोग पूरे जितना जो एक विजिलेंट होना है वो है। हम लोग की कोशिश ये की गई है कि जो मैनहोल है, जिसको अब हम लोग चाहते हैं कि मशीन होल के रूप में उसको लोग उसका उल्लेख करें, तो जितने भी पटना के क्षेत्र में वैसे भी मैनहोल्स हैं, उन सब की एक जियो टैगिंग हो चुकी है और ये निर्देश दिया गया है कि सबकी सफाई करें। मतलब आप अपने पुराने अनुभव से आप सबक लीजिए कि कहाँ आपको क्या कठिनाई हुई, उनकी क्लीनिंग कराइए। सम्प हाउसेस का ट्रायल रन करें, मतलब पटना में एक दिन पूरा ट्रायल रन भी हम करेंगे। अगर वहां कोई कर्मचारी हैं, उनके साथ कोई इशू है या नहीं, 24/7 वाला ये काम है, क्योंकि बारिश कोई समय बता के तो नहीं आती है। तो 24/7 हमारा ऑपरेटर्स हमारे रहें, उनके कोई ड्यूज तो ना हो, वहां पावर बैकअप है या नहीं है। तो ये एक तैयारी हमने की है और 1 तारीख को 1 जून को पटना की एक बहुत बड़ी बैठक, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि जो हमारे मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं और विभाग के सभी पदाधिकारियों के साथ पटना के स्तर पटना की एक बैठक है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पटना की चिंता कर रहे हैं, बिहार के सभी अर्बन बॉडीज में लगातार डिपार्टमेंट के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मंत्री नीतीश मिश्रा थे, इन्होंने साफ कहा है कि चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन चुनौतियों से निपटने के लिए हम तैयार हैं और इसको लेकर 1 जून को महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाए हैं। जाहिर है डिप्टी मेयर, मेयर समेत नगर निगम के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे
और ये टास्क देंगे और इसके साथ साथ स्पेशल टास्क फोर्स का भी ये गठन करेंगे जो एक कहीं ना कहीं जो जल जमाव की जो समस्या है उससे निपटने के लिए वो तत्पर दिखेंगे और इसको लेकर जरूरत हुई तो ये क्षेत्र में निरीक्षण करने भी निकलेंगे और लापरवाह अधिकारी हो या कर्मचारी हो उन पर कार्रवाई भी करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिहार में आंधी और बारिश से काफी नुकसान पहुंचा और इसी नुकसान को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से एक पोस्ट भी किया गया। कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए गए हैं नुकसान का सर्वे करने का ये निर्देश, जिसमें आंधी बारिश और ओला से नुकसान का आकलन किया जाए। प्रभावित किसानों को राहत देने के निर्देश मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से दिए गए। तो आंधी और बारिश को लेकर लगातार आकलन का दौर भी अब शुरू हो चुका है, क्योंकि जानमाल का नुकसान हुआ है और किसानों को जो नुकसान हुआ है, उनके फसलों को जो नुकसान पहुंचा है, उससे लेकर आकलन के बाद उन्हें राहत पहुंचाई जा सके, इस दृष्टिकोण से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से पोस्ट साझा किया गया। रुक करेंगे अब शिक्षा मंत्री के बयान से जुड़ी हुई बड़ी खबर का। तो मिथिलेश तिवारी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें न्यूज 18 से बातचीत में मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि बिहार सरकार सभी मदरसों की जांच करवाएगी, जिसके लिए आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही सभी संस्कृत विद्यालयों की भी जांच होगी और सभी फर्जी विद्यालयों को बंद कराया जाएगा। मिथिलेश तिवारी ने यह भी कहा कि बिहार में 11 राजकीय संस्कृत विद्यालय उपेक्षा के शिकार हुए और वो बंद हो चुके हैं, लेकिन विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी 11 राजकीय संस्कृत विद्यालयों को एक बार फिर से स्थापित किया जाए, उन्हें चालू किया जाए। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि मदरसों में अच्छे विद्यालयों को प्रोत्साहित करेंगे और जो किसी दूसरे कारण से चल रहे हैं उन पर रोक लगाई जाएगी। मदरसा विद्यालय जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से संस्कृत विद्यालय को भी आगे बढ़ाना है और एकदम स्पष्ट नीति बनानी है। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी स्थिति में नहीं होगा और इसीलिए हमने अपने मंत्रालय स्तर पर यह तैयारी की है। हमने इसीलिए मदरसा बोर्ड के से संचालित सभी विद्यालयों की जांच का आदेश दिया है और साथ में संस्कृत विद्यालयों के भी जांच का आदेश दिया है और वो पूरी जांच की जब रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, मंत्रालय स्तर पर उसकी समीक्षा करेंगे और मदरसा बोर्ड और संस्कृत शिक्षा बोर्ड ये दोनों बोर्ड से संचालित जितने भी विद्यालय हैं उनको पूरी प्रामाणिकता से आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ जितने फर्जी विद्यालय होंगे उनको पूरी तरह से हटाएंगे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान जाले विधायक जीवेश कुमार मिश्रा इन दिनों एक वीडियो को लेकर काफी सुर्खियों में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखिए तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक जी हरे कुर्ते पर बंडी पहने हुए एक स्कूल में बच्चों को केमिस्ट्री क्लास लेते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक जी का ये अंदाज अब सुर्खियों में है। विधायक जीवेश मिश्रा क्लासरूम में पहुंचकर छात्र और छात्राओं से पढ़ाई को लेकर बातचीत करते हुए आप देख सकते हैं उन्हें। टीचर की भूमिका में केमिस्ट्री की क्लास भी उन्होंने खुद ली। उन्होंने खुद मार्कर उठाकर ब्लैक बोर्ड पर देखिए यहां पर फॉर्मूला लिखा और पानी के मॉलिक्यूल्स और केमिकल रिएक्शन को सरल तरीके से बच्चों को समझाया भी। अब विधायक जी का यही अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये भी मजबूत हो गया देने से और ये लेने से मजबूत हो गया, दोनों। क्या कौन सा बॉन्ड होता है इसके बीच? आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये अपने को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना दिया? सोडियम क्लोराइड। हम परीक्षा दे रहे हैं आपके साल के पास कर जाएंगे तो हमको भी यहाँ क्लास लेने का मिल जाएगा, घंटे मिल जाएगा। ये दानी है, ये दानी है, ये दाता है और ये क्या है? एक्सेप्टर है। ये दानी है, ये डोनर है और ये लेने वाला है, एक्सेप्टर है। देखिए, पठन पाठन से रुचि रखने के कारण जब भी मैं किसी विद्यालय के निरीक्षण में जाता हूं तो वहां क्लासरूम में पढ़ा रहे टीचरों के साथ भी इंटरेक्ट करता हूं और बच्चों के साथ भी
कुछ पठन पाठन से जुड़ने का काम करता हूँ। पठन पाठन मेरा पहले भी इंटरेस्ट का विषय रहा है, क्योंकि हमारे पिताजी बचपन में 11 साल का जब मैं था तो दुनिया से चले गए, तो मैं काफ़ी स्ट्रगल करके खुद ट्यूशन पढ़ा करके और पढ़ाई किया।